हाय फ्रेंड्स, भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करते हुए कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। आप सभी को जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लोग अपने खुद से आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन वो कई सारी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे कि उन्हें इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, उनके रिफंड में देरी हो जाती है और उन्हें कई सारी पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक टैक्स पेयर टैक्स भरते हुए करता है, और उसका सॉल्यूशन भी देंगे कि उसको कैसे अवॉइड किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो आईटीआर फाइल करना सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कंप्लाइंसेस होती हैं, लेकिन उसमें अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं तो आपको नोटिस इनकम टैक्स से आ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो भी काफ़ी डिले हो सकता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो टैक्स भरते वक्त की जाती हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अब सबसे पहला आता है कि कई सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं, इनकरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी जो आईटीआर फाइल होगी वो उसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा। जैसे कि अगर आपको के पास कोई कैपिटल गेन की इनकम है तो कई सारे लोग उसे आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये केवल पता है कि अब आईटीआर 1 में हम कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसकी लिमिट कितनी है। अगर आपकी 1,25,000 तक लिमिट है तो ही आप आईटीआर 1 में अपनी कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। अब इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप कौन सी आईटीआर के लिए सुटेबल हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। तो एक बार आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करें और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी हैं, उन्हें जाके देखें और उसका बेनिफिट लें। अब हम बात कर रहे थे कि हमें आईटीआर जो भी चूज करना है कि हमारे लिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है, 1 है, 2 है, 3 है। तो उसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सभी आईटीआर की डिटेल्स दी हुई है। आईटीआर 1 की आईटीआर 1 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन आईटीआर 1 भर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है आईटीआर 2, आईटीआर 3। तो ये सब डिटेल्स आप जाके इनकम टैक्स की साइट पे जाके देखें और उनको पढ़ें और समझें कि आपके लिए कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है। उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर चूज करें कि आपके लिए जो भी आईटीआर एप्लीकेबल है और वो सही आईटीआर आप उसको फाइल करें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि जो अपनी छोटी छोटी इनकम होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कहते हैं उसको क्या दिखाने की जरूरत है, या कोई एफडी का इंटरेस्ट है, या कई बार क्या होता है कि छोटी रेंटल इनकम आती है उसको भी नहीं दिखाते हैं, या अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स है तो उसको भी नहीं दिखाते हैं। तो आपको ये जो छोटी छोटी इनकम है उन सबको दिखाना है और अपना 26S और AIs भी चेक करना है रिटर्न फाइल करने से पहले। अब कई बार क्या होता है कि जो आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 26S और AIS में कई सारा डिफरेंस होता है। तो आप जाके चेक करें कि जो आपकी आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो 26S में जो भी आपने टैक्स क्लेम किया हुआ है वो पूरा आ रहा है, या फिर आपका जो भी आईटीआर में AIS में डिटेल आ रही है वो ठीक है या करेक्ट। अगर वो ठीक नहीं है तो आप उसको जो भी आपकी एक्चुअल फिगर है उसको भरें। और उसके अलावा क्या है कि अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है तो उसको भी कंसीडर किया है या नहीं किया है आपने। जो भी आपका टीडीएस कटा है आप उसको अपने 26S से मैच करें। अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की है तो आपको वो भी देखनी होगी आपने कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की हुई है और उनको भी रिपोर्ट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होती है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती है? अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट किया है, कोई अपने डीडी बनवाया है, पे ऑर्डर बनवाया है 10 लाख से ऊपर पे, तो वो क्या कहते हैं आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आएगा। इसी तरह अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का कैश जमा किया है, उसके अलावा आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है करंट अकाउंट से 50 लाख तक का, अगर आपने कोई परचेज किया है या सेल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वो आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में, इन कैश में जिसकी की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो वो भी आपको अपने आईटीआर में दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड्स का कैश में जिसकी की वैल्यू 1 लाख रुपए तक है, इसके अलावा अगर आपने कोई भी
सेल ऑफ फॉरेन करेंसी या क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी है कि वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ऊपर है, तो भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आता है। तो ये कई सारे ट्रांजेक्शन हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो भी 26 ईयर AIS है, कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, जो भी 26 AS या AIS में फिगर आ रही है उसको कंसीडर करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपना 26 AS और AIS को स्क्रूटनी करनी है, उसको चेक करना है, उसको मैच करना है। अब इसके अलावा क्या होता है कि कई बार क्लेमिंग ऑफ इनकम होती हैं या जो सेक्शंस होती हैं 80C 80D की है, उनको हम गलत क्लेम कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी अपनी जो भी डिडक्शन है अगर एक्चुअल है तो वही आपको क्लेम करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है और हमारे पास उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो आप एक बार रिटर्न फाइल करने से डबल चेक कर लें कि जो भी आपने डिडक्शंस ली हैं तो उसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि कल को अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप एज ए प्रूफ उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकें। अब क्या होता है कि उसके बाद हम ITR तो फाइल कर देते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ITR फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, तो वो रिटर्न आपकी जाती नहीं है, केवल फाइल होती है, वेरीफाई नहीं होती है। जब तक आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं होगी तब तक वो नहीं मानी जाएगी कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। तो उस रिटर्न को आपको क्या करना है, अपने आधार OTP से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास DSC है तो उससे भी आप उसका E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि कई बार जो भी हम बैंक डिटेल देते हैं वो में मिस्टेक हो जाती है कि हमारा IFSC कोड गलत होता है, या कई बार अकाउंट नंबर में 1 या 2 डिजिट आगे पीछे हो जाती हैं, कहीं जीरो नहीं लगता है। तो जब भी आप ITR फाइल करने जाएं तो मेक श्योर कर लें कि जो आपने बैंक डिटेल उसमें डाली है वो आपकी एकदम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अकाउंट नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपका नाम जो भी बैंक में है उस हिसाब करेक्ट होना चाहिए, और आपका IFSC कोड अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिससे कि आपका रिफंड में कहीं भी कोई डिले ना हो। अगर कहीं भी आपका बैंक डिटेल रॉन्ग है तो आपका इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो अटक जाएगा। अब इसके अलावा क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सोचते हैं ड्यू डेट निकल गई उसके बाद फाइल कर देंगे, लेकिन उसमें क्या नुकसान है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है कि जो आपके बिजनेस के लॉसेस होते हैं उनको आप अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो उसके बाद उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है, जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, क्लबिंग ऑफ इनकम को इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो स्पाउस और माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो टैक्स पेयर की इनकम में इंक्लूड की जाती है। क्लबिंग ऑफ इनकम को समझने के लिए आपको मेरे चैनल भोजवान टैक्स कंसल्टेंसी पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप जाके नीचे देखेंगे मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम की वीडियो अपलोडेड की हुई है कि पत्नी की कमाई पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है तो जाके इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है चूजिंग ऑफ रॉन्ग टैक्स रिजीम। कई लोग क्या करते हैं कि जो टैक्स रिजीम होती है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ओल्ड सेलेक्ट करनी है या न्यू सेलेक्ट करनी है, किसमें उनका बेनिफिट है, किसमें उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ये लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिससे कि पता नहीं लगता है कि भाई ओल्ड रिजीम चूज करनी है, न्यू रिजीम टैक्स की चूज करनी है, और वो अपना हायर टैक्स पे कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये टिप्स दूंगा कि आप जाके एक बार उसका कैलकुलेटर चेक करें, टैक्स कैलकुलेटर, और उसके हिसाब से ही अपनी रिटर्न फाइल करें। तो आपको अपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाएंगे और यहाँ पे अपनी जो भी पूरी डिटेल है वो फिल कर देंगे और उसके हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इनकम टैक्स का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, इसमें आप एडवांस टैक्स पे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है आपको पूरी डिटेल की ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, और अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें और मेक श्योर कर लें असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करें, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करेंगे 24-25 की, उसके लिए आपका असेसमेंट ईयर होगा 25-26। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी इनकम की हेड है वो आप इनकम का अपना हेड डाल देंगे। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है या कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, वो अपनी सब डिटेल यहाँ पे आप फिल कर देंगे, तो ये कैलकुलेटर आपकी जो इनकम टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें, डिटेल्स वहीं रहने दें, फिर आप इसे ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको दिखा देगा। तो आप इन दोनों के हिसाब से अपने टैक्स कैलकुलेट करें, जिसमें भी आपका टैक्स कम बनता है उसी रिजीम को आप ऑप्ट करें।
इसके बाद क्या होता है कि हम आपको एक समरी बताने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है रिटर्न फाइल करने। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो करेक्ट आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है, उसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएं, वहां पे सभी फॉर्म्स दिए हैं, उनकी एलिजिबिलिटी दी हुई है कि कौन टैक्स पेयर के लिए कौन सा फॉर्म एलिजिबल है, और जो भी आपकी इनकम्स हैं उन सबको एक बार चेक करें और उनको कंप्लीटली इनकम टैक्स की रिटर्न में अपना रिपोर्ट करें। अपना 26 ईयर्स और एआईस मैच करें, और उसमें कहीं भी डिफरेंस आता है तो अपना एक्चुअल डेटा के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करें, और उन डेटा का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, उनको रखें कि कभी भी आपके पास अगर इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना रिप्लाई दे सकें, और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करें। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डबल चेक करें, अपनी डिडक्शंस को, अपनी बैंक इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने बैंक डिटेल दी हुई है, ताकि आपका अगर कोई रिफंड बनता है तो वो कहीं भी अटके नहीं और स्मूथली आपको अपना रिटर्न आ जाए। इसके बाद फाइनल टिप्स क्या है कि जो आपका रिकॉर्ड है कम से कम आप 6 साल के लिए अपना रिकॉर्ड को रखें। अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा नंबर दिया है, आप मेरे यहाँ भी कॉल करके मेरे ऑफिस में वहाँ से भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी करेक्टली फाइल होगी तो आपका जो माइंड रहेगा, पीस रहेगा, आपको कहीं भी कोई टेंशन नहीं होगी, और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो फास्टेस्ट रिफंड आपका आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, और कहीं भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप, मैंने अपना नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।